तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। तो द नेचुरल material in which the metals or their compounds are found in earth is called minerals। यानी कि वैसा नेचुरल सब्सटेंस, वैसा नेचुरल मटेरियल जहाँ पर कि मेटल्स और उसके कंपाउंड पाए जाते हैं अर्थ में, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनरल्स क्या हुआ समझ गए। उसके बाद ओर्स क्या होता है। Those minerals from which metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। यानी कि वैसे मिनरल्स जिसमें से किसको लिया जा सके, मेटल्स को एक्सट्रैक्टेड किया जा सके, यानी कि मेटल्स को निकाला जा सके बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस से अपने प्रॉफिट के लिए, तो इसको हम लोग ओर्स कहते हैं। यानी कि मेटल से सीधा समझिए कि मिनरल से जब मेटल को निकाला जाए उसको हम लोग ओर कहते हैं। सीधा समझिए, यही बात है इसमें। तो ये आप समझिए कि मिनरल किसको कहे हैं, और किसको कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि आपका मेन टॉपिक है और सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर का द एंड है। तो देखिए, उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अलग अलग स्टेप होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है मेटलर्जी क्या होता है सो देख लेते हैं। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड रिफाइनिंग आर कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि जो बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, यानी कि मेटल्स को एक्सक्रीट आउट करने में, जैसे कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर्स से, फिर उसके बाद रिफाइनिंग किया जाता है, और भी जो प्रोसेस सब इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेटलर्जी समझ गए। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा जहां से कहते हैं, जिसको मेन मुद्दा जो शुरू होता है वो है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो 3 स्टेप इसमें होता है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। यानी कि पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का कंसंट्रेशन। ओर का कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, कि इम्प्योर्ड कंपाउंड जो होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कुछ सैंड मिल गया, रॉक मिल गया, इस तरह से किसी मेटल में के साथ मिला हुआ है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो यही जो चीज़ होता है, तो ये जो इम्प्योर्ड कंपाउंड होता है इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो गैंग क्या हुआ, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर। यानी कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो ओर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज का मतलब, जैसे कि आपको सैंड हो गया, रॉक हो गया, उसके बाद सॉइल हो गया, और भी बहुत सारा चीज अनवांटेड हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में इन्हीं अनवांटेड चीजों को आपको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको साफ करके ओर के रूप में लाया जाता है। अब दूसरा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। इस प्रोसेस में क्या होगा कि मेटल का कन्वर्जन होगा, किस ओर का कन्वर्जन होगा, मेटल में। और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, यानी कि मेटल जो कन्वर्ज हो जाएगा ओर में, ओर जो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, तो इसमें आपको क्या होगा कि मेटल में और भी बहुत सारे चीज मिले हुए हो सकते हैं, और भी कुछ धातु मिले हुए हो सकते हैं, और भी अलग अलग मेटल मिले हो सकते हैं। तो उसको लास्ट में रिफाइन किया जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ ओर में क्या होता है कि मेटल को अलग अलग स्टेज पर आपको निकाला जाता है, जैसे कि जो हाईली रिएक्टिव है उनको कैसे, जो लोअर रिएक्टिव है उनको कैसे। तो इसको अब हम लोग अब देखते हैं दूसरा स्टेप में, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। तो दोस्तों, अब दूसरा जो था कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो इसमें मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे, पहला कैटेगरी हो जाता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी का, दूसरा कैटेगरी हो जाता है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का, और तीसरा कैटेगरी हो जाता है मेटल ऑफ लो।
तो तीसरा था मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का। सबसे पहले मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आपको मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को जानने से पहले ये थोड़ा जान लीजिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, के से लेके एल तक हाई रिएक्टिव है, जेडन से सी यू तक मीडियम है, और सी यू और एच जी जो कि मरकरी है ये लेस रिएक्टिव है। और इसके नीचे जो आ जाता है जैसे कि ए जी हो गया आपको, फिर मतलब कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं। कहने का मतलब कि अपने स्टेट में ही मिलते हैं। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर में ही मिलेगा, ये किसी में मिक्स नहीं रहता है क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं इसलिए। तो चलिए अब देखते हैं, पहले हाई रिएक्टिविटी का देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि these are extracted by electrolysis reduction of their molten chloride and oxide। यानी कि इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वह कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है किस फॉर्म में जब मिलेंगे, तो जब ये क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे हाई रिएक्टिविटी वाले, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन होगा। तो आप कहेंगे कि यदि दूसरे फॉर्म में मिले तो दूसरे फॉर्म में ये जो क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं ये जल्दी या तो क्लोरीन से रिएक्ट कर जाते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, और जो और अदर इम्प्यूरिटीज रहता है तो वो कंसंट्रेशन में ही उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको ये क्लोराइड या फिर ऑक्साइड में ही मिलते हैं, और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो जैसे कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो Na + Cl2 हो गया, यदि इसको बैलेंस करें तो 2NaCl यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि इसका NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो ये Na और Cl2 हो गया। तो इस तरह से यानी कि हमारा जो सोडियम मेटल था ये हमारा अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर आते हैं दूसरा, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। यानी कि जो मेटल मीडियम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा न रिएक्टिव होते हैं ना बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो वैसे में आपको इसका केस बहुत लंबा पड़ जाता है। कैसे लंबा पड़ता है सो आप देखेंगे। तो दीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ कार्बन एल्युमिनियम। यानी कि ये जो है इसमें क्या हुआ था कि सीधे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हो गया था इसका एक्सट्रैक्शन, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्शन होगा तो ये आपको इसको रिडक्शन करवाने के लिए इसके ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड को कार्बन से या फिर एल्युमिनियम से या फिर किसी चीज़ से रिएक्ट करवाना होगा। तो कैसे करवाएंगे सो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कार्बन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और भी बहुत चीज़ हो जाता है। तो इसमें मीडियम रिएक्टिविटी में आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। और इसमें कंसंट्रेटेड ओर जो होते हैं उसको आपको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से भी गुजारना पड़ता है। किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से। तो देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैल्सिनेशन को जानते हैं। तो इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बोनेट ओर जो होते हैं इसको हीट किया जाता है, किसके एब्सेंस में, तो एयर के एब्सेंस में। यानी कि एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, एयर के एब्सेंस में ही कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जिंक कार्बोनेट है ZnCO3। तो ये आपको किसमें है, कार्बन के साथ इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि कार्बोनेट है तो ये कार्बन के साथ मिला हुआ है। अब इसमें कैल्सिनेशन करवाया गया। अब क्या करवाया गया, इसका कैल्सिनेशन करवाया गया। तो जब कैल्सिनेशन होगा यानी कि इसको हीट किया जाएगा तो ये ZnO + CO2 में बट जाएगा, ZnO + CO2 में बट जाएगा। अब जब ये ZnO और CO2 में बच जाएगा तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि तब हम लोग इसको फिर से यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें तो ये आपको ब्रोक डाउन होके Zn और O2 में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हुआ ये इसमें आप जान गए। या फिर इसमें कैल्सिनेशन भी करवा देंगे तो भी ये आपको Zn और O2 में बदल जाएगा, यानी कि 2 बार कैल्सिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रोस्टिंग का। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि इसमें सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है। किसको, सल्फाइड ओर को, यानी कि जो
एस जिसमें लगा हुआ रहेगा इसमें सिर्फ वही ओर आएंगे। तो इसको हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो इसमें एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। इसमें एब्सेंस था कैल्सिनेशन में, और रोस्टिंग में एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है इसमें। तो जैसे कि Zn के साथ O2 मिला दिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ऑक्साइड को ऐड किया जाता है, तो कार्बन को भी ऐड कर दें, एल्युमिनियम को भी ऐड कर दें। तो उसी तरह हम लोगों ने O2 को मिलाया, तो यहाँ पे आपको ZnO और SO2 बना दिया, ZnO और SO2 बना दिया। और इसको फिर ब्रेक डाउन करेंगे, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस से भी कर सकते हैं, नहीं तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस, सॉरी रोस्टिंग का प्रोसेस फिर से कर देंगे, तो ये Zn और O2 में बदल जाएगा। तो ये था आपको मेटल जब मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे तब कैसे करेंगे। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे मेटल्स जब लो रिएक्टिविटी के होंगे तब क्या होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सल्फाइड ओर का फॉर्मेशन होता है। ये मैं आपको, ये आपका एक टेबल है, इस टेबल में मैं आपको जो भी चीज़ बचा हुआ है उसमें मैं इसके द्वारा आपको आसानी से सब कुछ समझा दूंगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जैसे कि HgS है, क्योंकि लो रिएक्टिविटी में दो ही आता है, Cu आ गया और Hg आ गया। तो HgS यानी कि मरकरी है, ये क्या है, मरकरी है। तो मरकरी का ये सल्फाइड और बनाया, और जिसका नाम होता है सिन्नाबर। क्या होता है नाम, सिन्नाबर। तो ये मरकरी का सल्फाइड और बनाएगा मरकरी के साथ मिलके, और इसके साथ ऑक्सीजन को मिला दिया जाएगा। तो रस्टिंग के द्वारा ये क्या बनाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और उसके बाद सल्फर ऑक्साइड। फिर ये जब इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आया, जब इसको हीट किया गया, तो ये असली मेटल जैसे मरकरी को दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का हम लोगों ने जाना कि इसमें भी क्या हुआ, रोस्टिंग का ही प्रोसेस हुआ। अब आते हैं चौथा, जो तीसरा जो केस था हमारा, पहला क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, उसके बाद दूसरा केस क्या आया कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, उसके बाद तीसरा केस आया था आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसमें क्या होता है कि मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल को इसमें सबसे अंतिम प्रक्रिया है ये, जिसमें कि मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। किसके द्वारा, तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा किया जाता है। इसमें बस आपको बस यही चीज़ ध्यान में रखना है कि मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड ओर है। कंसंट्रेटेड ओर यानी कि उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं है, जैसे सैंड सॉइल ये सब हट चुका है। अब ये ओर हो गया, तीन पार्ट में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला हाई रिएक्टिव मेटल के हिसाब से, दूसरा मीडियम रिएक्टिव और तीसरा लो रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव मेटल को जो डिवाइड किया, तो इसमें हम लोग बाई इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग सीधे प्योर मेटल पे आ गए। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाया और प्योर मेटल पाए। उसके बाद जब मीडियम रिएक्टिव में आए तो इसमें दो तरह का ओर बना, एक कार्बोनेट ओर बना और एक सल्फाइड ओर बना। एक कार्बोनेट का ओर बना, एक सल्फाइड का ओर बना। तो कार्बोनेट के ओर को हम लोग कैल्सिनेशन करवाए, कैल्सिनेशन से गुजारे, और जो सल्फाइड का ओर बना उसको रोस्टिंग से गुजारे। तो कैल्सिनेशन क्या था, तो इसमें होता था मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था एब्सेंस ऑफ एयर में, और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोनों प्रक्रिया से गुजारने के बाद मेटल, ये दोनों अंत में मेटल ऑक्साइड दिया। तो इसीलिए मैंने दोनों को जोड़ के दिखाया कि ये दोनों अंत में मेटल ऑक्साइड दिए। अब मेटल ऑक्साइड जो मिला उसको हम लोग क्या करवाए, तो उसको हम लोग रिडक्शन करवाए कार्बन और एल्युमिनियम के साथ। कार्बन और एल्युमिनियम के साथ मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवाए, और रिडक्शन करवाने के बाद हम लोग को मिल गया इम्प्योर मेटल, यानी कि वो मेटल प्योर नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रिफाइनिंग कर दिया उसका, उस मेटल को रिफाइन किया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा, और उसके बाद वो मेटल हमारा प्योर हो गया। ये था आपको मीडियम रिएक्टिव का। अब जो अभी आपने समझा लो रिएक्टिव, तो इसमें मैंने आपको बताया जैसे सल्फाइड ओर का फॉर्मेशन होता है, तो वही सल्फाइड ओर का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जैसे यहाँ पे सल्फाइड ओर में रोस्टिंग करवाया, तो यहाँ पे भी वही करवाए, तो यहाँ पे भी रोस्टिंग करवाए। रोस्टिंग करवाने के बाद इसमें हमको डायरेक्ट मिल गया आपको इम्प्योर मेटल।
डायरेक्ट इम्प्योर मेटल मिला और उसके बाद इम्प्योर मेटल मिलने के बाद उसको हम लोगों ने रिफाइनिंग कर दिया। रिफाइनिंग करने के बाद हम लोग का प्योर मेटल मिल गया। यही था आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो इस चैप्टर में बच गया है 2 टॉपिक, कोरोजन और एलॉय, तो अब हम लोग उस टॉपिक को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में कि कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन में क्या होता है कि ये मेटल का ईटेन अप होता है, यानी कि मेटल को कमजोर किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें किस किस का काम आता है, तो एयर काम आता है, वाटर काम आता है और फिर कोई केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन करते हैं। यानी कि मेटल जब कमजोर होने लगता है, मेटल जब ईटेन अप होने लगता है किसके एक्शन से, एयर, वाटर या फिर किसी केमिकल से, तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन करते हैं। तो कोरोजन के बाद जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर ए कंसिडरेबल टाइम देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रस्ट। यानी कि जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है खुले हवा में, तो ये एक कंसिडरेबल टाइम यानी कि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है कि रस्ट में बदलने लगता है, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर चढ़ने लगता है। तो उसी लेयर को हम लोग रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। या फिर आप इसको सीधे भी कह सकते हैं कि द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, यानी कि आयरन के कोरोजन को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का वीडियो मैंने आपको इससे पहले भी बनाया था, जो कि चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको पढ़ना है कोरोजन के बारे में, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको और डिटेल्स में समझ सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंटिंग का यूज करते हैं, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट को पेंट कर दिए या फिर उस पर ग्रीज लगाते हैं तो उससे भी प्रिवेंट होता है। फिर गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से भी इसको प्रिवेंट किया जाता है। और उसके बाद टीन और क्रोमियम का प्लेटिंग करके, यानी कि टीन और क्रोमियम का उस पर यदि परत चढ़ा दिया जाए तो उस प्रोसेस से भी हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपको कोरोजन और उसके प्रिवेंशन। अब हम लोग अगला और सबसे लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है एलॉयज, उसको देखने जा रहे हैं। तो एलॉय क्या होता है, तो इसमें 2 मेटल या फिर 2 से अधिक मेटल को मिला के एक अलग सब्सटेंस बना दिया जाता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन आप देखिए, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। यानी कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या उससे अधिक मेटल्स का। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ ब्रास का, तो ब्रास को कॉपर और जिंक से बनाया गया। उसी तरह एक आपको आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम आपने नाम सुना होगा, जिसका यूज हीटर में किया जाता है। तो नाइक्रोम जो होता है ये भी एक एलॉय है, जिसका यूज जिसको बनाने के लिए आपको निकेल, कॉपर, मैंगनीज और आयरन का यूज किया जाता है। इसी तरह अलग अलग एलॉय का अलग अलग मिक्सचर होता है सभी के लिए। एक ही किसी भी मेटल को मिला देंगे तो कोई भी एलॉय नहीं बन जाता है, उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग मेटल्स का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय उसको देखते हैं। तो एलॉय जो होते हैं वह मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी कि दीज आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल। मेटल चूँकि एलॉय इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मेटल कोई एक मेटल होगा, लेकिन एलॉय में अलग अलग तरह के मेटल मिल जाने से अलग अलग मेटल के गुण उसमें आ जाते हैं और जिसके कारण वह ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है दीज आर हार्डर। ये हार्ड भी मेटल से ज़्यादा होते हैं, तो इसका भी सेम रीजन है, अलग अलग मेटल के अलग अलग प्रॉपर्टीज के कारण ये हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा रेसिस्टेंट भी होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम का जो यूज किया जाता है हीटर में तो उसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसके लिए ये मोर रेसिस्टेंट हो गए। फिर चौथा, दे हैव लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि ये इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मेटल के तरह नहीं कि एक बार में फास्टली पास हो गया, वैसा इसमें नहीं होता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा
ये भी लो ही होता है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, और यदि ये हाई रहता है कंडक्टिविटी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म हो गया। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कार्बन रिच कंपाउंड के साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।